हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2020 के प्री में जो रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर कंसेप्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियो, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जितने भी चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो अभी बेसिकली एक डीएफसीसीआईएल का एक एग्जाम होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, और भी जो स्टेट पीएससी एई के एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू में रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, उन सभी के व्यू पॉइंट से मैं चीजें बताऊंगा आपको जो कि आपको हेल्पफुल होंगी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, दिस इज रिगार्डिंग दी स्लीपर डेंसिटी। तो सबसे पहले यहां पर कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारी स्लीपर डेंसिटी बेसिकली होती क्या है। जब आप रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। स्लीपर आपको पता है कि जो हम लोग रेलवे ट्रैक में डाल रहे हैं, बेसिकली आजकल हमारे जो कंक्रीट के स्लीपर्स यूज कर रहे हैं, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स यूज किए जाते हैं। तो जो स्लीपर डेंसिटी का टर्मिनोलॉजी का मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम कितने स्लीपर्स स्टैंडर्ड रेल लेंथ में डाल रहे हैं। ठीक है, सपोज यहां पे मैंने एक स्टेशन दिखाया हुआ है जिसमें आपको रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं। दिस इज रेलवे ट्रैक नंबर 1 एंड दिस इज रेलवे ट्रैक नंबर 2। तो यहां पर आपको जो डेंसिटी है स्लीपर्स की कि स्टैंडर्ड रेल लेंथ में आपके कितने स्लीपर आपने ले किए हैं। तो यहां पर स्टैंडर्ड रेल लेंथ का क्या मतलब हुआ कि इंडियन रेलवेज में बेसिकली हमारे पास जो रेल्स रोल की जाती हैं, जिनको हम बेसिकली फ्री रेल्स बोलते हैं, फ्री स्टैंडर्ड रेल्स। तो जो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए हमारी रेल्स यूज की जाती हैं वो हमारी बेसिकली जो रेल रोलिंग होती है उनकी वो 12.8 मीटर की होती है, जिसको कैलकुलेशन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि 13 मीटर की है। और जो मीटर गेज ट्रैक जब हम ले डाउन करते हैं तो वहां पे जो हमारे पास रेल लेंथ रोल की जाती है 11.89 मीटर की रोल की जाती है, जिसको हम कैलकुलेशन पर्पस में अज्यूम करते हैं 12 मीटर। ये एक्चुअली ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स थे। तो 12.8 मीटर करस्पॉन्ड्स टू 48 फीट, और जो हमारा मीटर गेज में 11.989 मीटर है वो हमारा 39 फीट्स था। तो पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में हमारी फीट्स में चलती थी। तो जब रोलिंग होती थी, बेसिकली अभी इंडियन रेलवेज के लिए जो रेल्स रोल कर रहा है वो हमारा सेल रोल करता है, भिलाई स्टील प्लांट है, वहां पर ये रेल्स रोल की जाती हैं। अभी क्या है, जॉइंट्स को कम करने के लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया है जिसमें लॉन्ग वेल्डेड रेल्स का कंसेप्ट है, जहां पर हम 260 मीटर्स के रेल लेंथ के पैनल्स रोल करते हैं। मीन 260 मीटर में कोई भी जॉइंट सीमलेस होगी रेल हमारी। ठीक है, अगर आप देखेंगे रेलवे ट्रैक में कभी तो 260 मीटर पे कोई भी जॉइंट नहीं होगा, कुछ फ्लैश बट वेल्ड्स होंगे। और यहां पर जो रेल लेंथ रोल की जा रही है तो वो हमारी फ्री रेल लेंथ है। तो स्लीपर डेंसिटी को डिपिक्ट करने के लिए कि हमने अपने ट्रैक में कितने स्लीपर्स डाल रखे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका ये हो गया कि हमने एक स्टैंडर्ड रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स डाल लिए। ठीक है, तो वो आप बेसिकली काउंट कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे 13 मीटर का आपने यहां से मान लेते हैं, यहां से इस सेक्शन से स्टार्ट किया और इस सेक्शन तक माना कि हमारा 13 मीटर का ये ट्रैक है। दिस इज 13 मीटर रेलवे ट्रैक। और आपने यहां पे स्लीपर्स काउंट किए 1 से लेके जितने भी स्लीपर्स आ रहे हैं, तो ये हमारी नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ कितनी हुई, ये हमारी स्लीपर डेंसिटी हो गई। दूसरा तरीका जो कि बेसिकली हम जो प्रेजेंट सिचुएशन इंडियन रेलवेज में लॉन्ग वेंडेड रेल के केस में हम जो स्लीपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने 1 किलोमीटर लेंथ में कितने स्लीपर्स डाले हुए हैं। यानी पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक अगर हम ले लें तो उसमें हमने कितने स्लीपर्स डाले हुए हैं, ये हमारा डिपिक्ट करते हैं हम लॉन्ग वेल्डेड या कॉन्टिन्यूअस वेल्डेड ट्रैक, जहां पर 3 से 4 किलोमीटर तक हमारी रेल विदाउट फिश प्लेटेड ज्वाइंट्स रहती है। तो वो एक तरीका हो गया। हम एक दूसरे को इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली फ्री रेल्स हैं, यहां पे हमारा फिश प्लेटेड ट्रैक होता है 13 मीटर जब हमारी रेल लेंथ होती है।
बिकॉज आपको ट्रैक बनाने के लिए रेल्स को जोड़ना पड़ेगा। तो इट इज स्पेसिफाइड एज m+x या n+x के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर m जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारी रेल की लेंथ है। ठीक है, तो अगर आपको कहा जा रहा है यहां पर क्वेश्चन में कि स्लीपर डेंसिटी आपकी m+5 है, तो m+5 का मतलब ये है कि आपके जो नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं पर रेल लेंथ, यहां पे ऑलरेडी रेल लेंथ हमारी कितनी दी है 12.8 मीटर। तो यहां पर अगर नहीं दिया होता, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहां पे ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक मेंशन्ड है, तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है आपकी ना दी हुई। तो ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक के लिए 12.8 मीटर अज्यूम करेंगे हम कि हमारी रेल लेंथ 12.8 मीटर की है, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ यानी 12.8 मीटर की लेंथ में हमारे पास कितने स्लीपर हैं, दैट इज m+5। तो 12.8 + 5 यानी हमारे 17.8, अब 17.8 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 18 स्लीपर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टोटल 18 स्लीपर्स हमारे हैं पर रेल लेंथ, यानी 12.8 मीटर की रेल में हमने 18 स्लीपर्स डाल रखे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस स्लीपर डेंसिटी को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो अब आपको पता है कि 12.8 मीटर की रेल लेंथ में आपके स्लीपर्स जो हैं वो है 18। ठीक है, ये मैं आपको स्लीपर डेंसिटी का कन्वर्जन बता रहा हूं। तो 1000 मीटर, बिकॉज 1000 मीटर में हम स्लीपर डेंसिटी लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 1000। तो इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो यू विल गेट 1390। तो हमारी जो ये m+5 स्लीपर डेंसिटी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारी जो स्लीपर डेंसिटी है वो 1390 अप्रोक्सीमेटली स्लीपर्स पर किलोमीटर हम ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें 640 मीटर का रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करना है, यानी अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा रेलवे ट्रैक यहां से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक 640 मीटर लेंथ का है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि हमारे कितने स्लीपर्स आएंगे। ठीक है, तो अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारे 12.8 मीटर में, बिकॉज m+5 डेंसिटी थी, तो यहां पर m की जो वैल्यू है ये रेल लेंथ की वैल्यू हो गई, तो यहां पर 12.8 रख दिया फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। तो हमारी 18 स्लीपर लग रहे हैं 12.8 मीटर में, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे पर 640 मीटर, 640 मीटर में। ठीक है, तो हमारे स्लीपर हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाई 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 640। तो यहां से आपकी वैल्यू जो आएगी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 900 स्लीपर्स, यानी 640 मीटर ट्रैक बिछाने के लिए, ले डाउन करने के लिए आपको 900 स्लीपर्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी स्लीपर डेंसिटी है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने बेस्ड ऑन दोज कंसिडरेशंस हमारे ट्रैक स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फिक्स कर रखी है। वो डिपेंड करेगी कि हमारा एक्सेल लोड और स्पीड कितना है, किस स्पीड से हमारी ट्रेन गुजरने वाली है, टाइप और सेक्शन ऑफ रेल क्या है, सेक्शन ऑफ रेल यानी 60 kg का रेल सेक्शन है या 52 kg का रेल सेक्शन है। तो अभी हमारे पास इंडियन रेलवेज की जो गाइडलाइंस हैं उसमें यह कहा जाता है कि अगर हमारी जीएमटी जो है अगर 20 जीएमटी से ज्यादा है, तो उस केस में हम ब्रॉड गेज ट्रैक में जो स्लीपर डेंसिटी लेते हैं वो 1660 km स्लीपर्स पर किलोमीटर लेते हैं, एक्सेप्ट ई रूट। ई रूट में हमारा जो स्लीपर की रिक्वायरमेंट है वो 1540 स्लीपर्स पर किलोमीटर होती है। तो इसको आप m+x फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम कंसेप्ट का यूज करके। तो ये कुछ चीजें थी, और जनरली हमारी अगर m+x वाले फॉर्म में बात करें तो जनरली हमारी फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर में जो स्लीपर डेंसिटी वेरी करती थी वो m+4 से लेके m+7 तक वेरी करती थी फॉर फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 900 स्लीपर्स।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बैलास्ट यूज्ड फॉर रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बैलास्ट से रिलेटेड हमारा रेलवे ट्रैक में करेक्ट है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका रेलवे ट्रैक है उसमें आप बैलास्ट यूज करते हो फॉर ट्रांसफर ऑफ जो लोड हमारा आ रहा है स्लीपर पे, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर्मेशन पे, ट्रांसफर करना है बेसिकली लोड को, जो हमारा डायनेमिक लोड ट्रेन के मूवमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली जब हमारा व्हील चल रहा है इसके ऊपर, तो हम अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। हमारे ये प्रेशर बल्ब के फॉर्म में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दिस रेल टू स्लीपर्स एंड देन स्लीपर्स टू दी बैलास्ट और बैलास्ट से फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैलास्ट कुशन है, जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो जान लेते क्या है। जो आपने स्लीपर डाला हुआ है उसके नीचे हमारा फॉर्मेशन टॉप, ये दिस इज द फॉर्मेशन टॉप, जो बेसिकली एम्बैकमेंट आपने बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप बैलास्ट का सेक्शन प्रोफाइल डिजाइन करके डाल रहे हैं। तो ये जो बैलास्ट की प्रोफाइल है इसमें जो रेल शीट है, रेल शीट बेसिकली वो लोकेशन है जो रेल है हमारी स्लीपर पे जिस लोकेशन पर रखी हुई है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के ट्रैक के लिए हमारी दो रेल्स के बीच में इनर डिस्टेंस जो है वो 1.676 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रैक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है और बैलास्ट प्रोफाइल दिखाई है ये ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए है, जिसमें बेसिकली जो आपके बैलास्ट का जो साइड स्लोप है ये गलत दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो स्लोप होता है इंडियन रेलवेज में हम फॉलो करते हैं वो 1.5:1 रहता है, और जो हमारा एम्बैकमेंट में जो स्लोप रहता है वो हमारा 2:1 रहता है। 1.5 दिस इज हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल। ठीक है, तो अब जो बैलास्ट कुशन है दिस इज बेसिकली द डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो स्लीपर के बॉटम से फॉर्मेशन के टॉप तक हम लेते हैं बिलो द रेल शीट। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैलास्ट कुशन हम रेल के शीट के नीचे, बिकॉज हमारा जो लोड का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा रेल के जस्ट बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है बोस्न की थ्योरी अगर यूज करें तो वहां पर बल्ब फॉर्म में हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट हम सिंपल डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन निकालने के लिए कि हमें कितना बैलास्ट कुशन चाहिए, उसके लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कुछ इस तरह हो रहा है। कुछ इस तरह कैसे हो रहा है कि जो हमारा लोड डिस्पर्जन है बिलो द स्लीपर्स, हमारा लोड आ रहा है यहां पर, और हमारा स्लीपर्स के थ्रू क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो स्लीपर्स के थ्रू हमारा दिस इज द बैलास्ट कुशन। इसकी जो डेप्थ हम मान लेते हैं कि यहां से फॉर्मेशन टॉप की डेप्थ d है। ठीक है, हमारा स्लीपर की जो विड्थ है वो हमारी w है, जो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप का स्लीपर है, और हमारी कुछ स्लीपर स्पेसिंग होगी जो कि स्लीपर डेंसिटी पे बेसिकली डिपेंड करेगी, और स्लीपर डेंसिटी हमारी ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे लोड का, जो भी हमारा ट्रांसफर होके आ रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो डिस्पर्जन लाइंस है लोड की, इन लाइंस के थ्रू ये लोड आ रहा है हमारा, ये हमारी इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू दी वर्टिकल। तो हम ये ध्यान रखना है कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिलो द स्लीपर्स वो हमारा 45 डिग्री पे हो रहा है, और जो प्रेशर लाइंस हैं वो हमारी ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी स्ट्रेस कंसंट्रेशन और हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिस लोकेशन पे दोनों डिस्पर्जन लाइंस, दोनों स्लीपर्स की कॉन्जिक्यूटिव स्लीपर्स के बीच जो डिस्पर्जन लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो डेप्थ हमारी डिफाइन करेगी कि हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रहा है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन पे यूनिफॉर्म हो रहा है, तो वो डेप्थ जो होगी वो हमारी मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन होगी। तो अब ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो अगर ये ट्राइंगल यहां से 45 डिग्री लेंगे तो 1045 से जो ये d आपकी डेप्थ थी वही डेप्थ हमारी ये d इधर आएगी एंड d इधर आएगी, जो इनर डिस्टेंस है स्लीपर्स के बीच में। तो हम लिख सकते हैं इनके बीच में रिलेशन कि स्लीपर स्पेसिंग हमारी सेंटर टू सेंटर जो दूरी है स्लीपर्स के बीच में वो हमारी स्लीपर स्पेसिंग अगर हम अज्यूम करें s है तो दैट विल बी गिवन बाई स्लीपर की हाफ विड्थ होगी दोनों साइड, प्लस हमारे जो ये दूरी लोड डिस्पर्जन की आ रही है d प्लस d, तो ये इक्वेशन बन जाएगी w प्लस 2d। तो अगर आपसे
पूछा जाता है कि मिनिमम बैलास्ट डेप्थ कुशन कितनी रखना है फॉर यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फॉर्मेशन, तो वो हो जाएगी S माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले से आप मिनिमम बैलास्ट डेप्थ निकाल सकते हो। अगर हम ये अज्यूम करें कि अगर हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक है, वुडन स्लीपर्स हम यूज कर रहे हैं, स्लीपर डेंसिटी N+6 या M+6 है, यानी यहां पर हमारे स्लीपर्स जो हैं वो 18 स्लीपर्स पर 12.8 मीटर हमारे डले हुए हैं, 12.8 मीटर में हमने 18 स्लीपर डाल रखे हैं, तो जो हमारी स्लीपर की स्पेसिंग आएगी वो 68.4 सेंटीमीटर आएगी, और जो वुडन स्लीपर की हम विड्थ लेते हैं वो 25.4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमारी जो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन आएगी वुडन स्लीपर के लिए वो 21.5 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह अगर हम आजकल जो स्लीपर्स यूज कर रहे हैं दैट आर मोनो ब्लॉक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स, तो उस वहां पर जो स्लीपर की डायमेंशन है उसमें जो विड्थ ऑफ स्लीपर है वो हमारी 154 सेंटीमीटर 154 mm हम लेते हैं, और जो स्लीपर की स्पेसिंग है अगर LWR ट्रैक ब्रॉड गेज की बात करें तो वहां पर स्लीपर डेंसिटी हमारी होती है 1660 स्लीपर्स पर किलोमीटर, तो उस हिसाब से हमारी जो स्लीपर की स्पेसिंग आती है वो आती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप 60 सेंटीमीटर माइनस 15.4 सेंटीमीटर विड्थ हो गई स्लीपर की डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहां पे भी हमारा 22.3 सेंटीमीटर यानी 223 हमारा मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के लिए ये देखा गया, यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द किस रूट में हमारा रेलवे ट्रैक है, ये हमारी मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन रिकमेंड की गई है जो आपको याद रखनी है बेसिकली। और ये जो आपको फॉर्मूला है इसके बेसिस पर आप निकाल सकते हो कि किस स्लीपर स्पेसिंग और किस स्लीपर कौन सा स्लीपर आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन कितना रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन है वो आपका ब्रॉड गेज ट्रैक में हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में आता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट फॉर ब्रॉड गेज सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अगर यहाँ पे ब्रॉड गेज की जगह मीटर गेज कर देंगे आप, तो आपका जो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन है वो आपका चेंज हो जाएगा, उसकी रेंज आएगी 15 से 20 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कॉन्सिक्यूटिवली चल रहा है, 5-5 सेंटीमीटर का गैप है। और नैरो गेज के लिए जो हमारा मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन है वो 15 सेंटीमीटर है। तो जो अगर फोर्थ स्टेटमेंट आप देखेंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन फॉर नैरो गेज सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज नैरो गेज में हमारा 760 mm हमारी ट्रैक सेंटर की दूरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेशंस करते हो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर्स हमारी 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आती है। अब आते हैं कि हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट लग रहा है 1 मीटर लेंथ में, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे रेलवे ट्रैक का, तो अगर बैलास्ट प्रोफाइल के लॉन्ग देख रहे हैं तो बेसिकली 1 मीटर रेलवे ट्रैक में जो हमारा बैलास्ट की क्वांटिटी लग रही है वो हमारी कितनी निकलती है, वो फिश प्लेटेड ट्रैक की हम बात कर रहे हैं। जो भी यहां पर मैंने अभी चीजें बताई हुई हैं ये फिश प्लेटेड ट्रैक है, जहां पर हम फ्री रेल लेंथ यूज कर रहे हैं 12.8 मीटर की ब्रॉड गेज में और मीटर गेज में 12 मीटर की। तो फिश प्लेटेड ट्रैक के लिए ये हमारे प्रोविजंस हैं। तो वहां पर विड्थ ऑफ बैलास्ट जो बैलास्ट प्रोफाइल है उसकी जो टॉप विड्थ है, दिस इज द टॉप विड्थ। अगर यहां देखें दिस इज द टॉप विड्थ, तो इसकी जो विड्थ है, तो ये जो टॉप विड्थ है आप देख रहे हैं ये हमारी 3350 मीटर होती है, 3350 जो कि 3.35 मीटर होगी ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। ठीक है, मीटर गेज सेक्शन में बोल रहा है कि जो हमारी बैलास्ट की विड्थ है टॉप विड्थ वो हमारी 1.83 मीटर है, पर आप अगर देखोगे तो मीटर गेज के लिए हमारी जो विड्थ होगी बैलास्ट की वो हमारी 2.25 मीटर होगी। ठीक है, इसमें स्लीपर के बाहर जितना बैलास्ट की जो प्रोफाइल होती है बेसिकली यहाँ पे इस तरह कुछ प्रोफाइल होती है, ये हमारा सेस का बैलास्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सेस बैलास्ट। ठीक है, और नैरो गेज के लिए 1.83 मीटर रहती। तो अगर यहां पे ये नैरो गेज होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट मीटर गेज के लिए 2.25 मीटर हमारी बैलास्ट की विड्थ होगी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बैलास्ट की क्वांटिटी पर आते हैं कि 1 मीटर लेंथ में कितना क्यूबिक मीटर हमारा स्टोन बैलास्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी ऑफ स्टोन बैलास्ट है पर मीटर लेंथ ये फिश प्लेटेड ट्रैक के लिए देखा गया। अभी मैं LWR ट्रैक की नहीं बात कर रहा हूं,
उसमें 1.036 क्यूबिक मीटर, ये ऑन एवरेज है, ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये बेलास्ट क्वेश्चन पे बेसिकली डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर क्या रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आप ऑन एवरेज ये वैल्यू याद रख सकते हैं कि फिश प्लेटेड ट्रैक के लिए ब्रॉड गेज के लिए 1.036 है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और मीटर गेज के लिए 0.7 क्यूबिक मीटर है, 0.53 क्यूबिक मीटर हमारा नैरो गेज के लिए। तो यहां पर अगर नैरो गेज होगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए रिलेटेड टू बेलास्ट प्रोविजंस। तो ये क्वांटिटीज आपको याद रखना है। मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जो हमारा फिश प्लेटेड ब्रॉड गेज का ट्रैक है उसमें जो हमारी कर्व्स में बेसिकली हमारा बेलास्ट क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। तो ब्रॉड गेज ट्रैक में हमारी जो फिश प्लेटेड स्ट्रक्चर है वहां पर बेलास्ट की क्वांटिटी 0.964 से 1.634 क्यूबिक मीटर तक वेरी करती है। मैं अभी LWR प्रोफाइल के लिए नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट थी। सो करेक्ट आंसर जो यहां पर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्रॉसओवर डिजाइन करना है हमको। तो जो बेसिक कंसेप्ट है क्रॉसओवर डिजाइन करने के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक दिखा रहा हूं जिसमें दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं। तो इस ट्रैक से इस ट्रैक में जाने के लिए हम जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं विथ टर्नआउट्स वो हम कहलाते हैं क्रॉसओवर। तो आपको जो ये दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस इज टर्नआउट, ठीक है, ये हमारा यहां पर थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग होगी। और इसी तरह दूसरे ट्रैक में जो हमारा ये हमारा एक्चुअल टो ऑफ सीच है, ATS जिसे बोलते हैं, यहां से लेके यहां ANC तक, TNC सॉरी, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये हमारे टर्नआउट्स हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इस ट्रैक से अगर कोई ट्रेन को इधर लाना है, ठीक है, तो हम इस क्रॉसओवर, इस अरेंजमेंट, इस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? क्रॉसओवर बोलेंगे, बिकॉज यहां पे ट्रेन क्रॉस कर रही है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को, ठीक है। अब आते हैं कि इस क्रॉसओवर को डिजाइन करने के लिए हमारे इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स ने कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जो बेसिकली IRS मेथड नाम से जानते हैं हम इसे। तो वी विल डिस्कस दैट मेथड, ठीक है। इस IRS मेथड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो क्रॉसओवर का लेआउट है वो कैसा है, उसके बेसिस पर हम मेथड डिसाइड करेंगे कि हम डिजाइनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहला केस ये है कि दोनों क्रॉसओवर, दोनों टर्नआउट्स के बीच में, ये मान लेते हैं टर्नआउट नंबर 1 है और ये हमारा टर्नआउट नंबर 2 है। ये अज्यूम किया कि ये दोनों टर्नआउट्स हमारे सेम एंगल ऑफ क्रॉसिंग के हैं, यानी अगर ये हमारा 1 in 8.5 का है तो ये भी 1 in 8.5 का है, अगर ये 1 in 12 का है तो ये भी 1 in 12 का है। तो हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग बेसिकली जो अल्फा एंगल है वो सेम है हमारा दोनों केस में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि जो हम अभी मेथड बात करें, जो क्वेश्चन जिससे पूछा गया है वो सेम एंगल ऑफ क्रॉसिंग है। अब इन टर्नआउट्स की जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड लेंथ हमारी आती है, वो रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारी RDSO है इंडियन रेलवेज की, उसने स्टैंडर्ड लेआउट दिया हुआ है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनकी जो तो ओवरऑल लेंथ जो होगी बेसिकली एक्चुअल टो ऑफ स्विच से जो हमारी क्रॉसिंग तक की लेंथ है, दिस पोर्शन, ये हमारी स्टैंडर्ड, इसकी लेंथ फिक्स है 1 in 8.5 और 1 in 12 के लिए। अब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक सेंटर, जब दो ट्रैक्स के बीच में आप इन दोनों लेआउट को फिट करेंगे क्रॉसओवर बनाने के लिए, तो होगा क्या, कुछ लेंथ हमारी कम पड़ेगी बेस्ड ऑन, और वो लेंथ कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों ट्रैक के बीच में हमारी कितनी ट्रैक सेंटर है, जिसको हम D अज्यूम कर रहे हैं। और ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो गेज है वो हमारा G है, अभी हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर लें कि हमारी जो गेज है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, वो हमने G अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो लेंथ बचेगी बेसिकली इस लोकेशन से, अगर देखें इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखें तो ये जो लेंथ है आपकी, ठीक है, इस लेंथ को आपको कैसे कनेक्ट करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रॉसओवर डिजाइन करने के लिए। तो ये जो पोर्शन है ये आपका कर्व्ड भी हो सकता है, आपका स्ट्रेट भी हो सकता है। तो यहां पर जो हम अभी इस मेथड में बात कर रहे हैं टाइप 1 मेथड में,
इसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लेंथ डाल दी, यानी स्ट्रेट ट्रैक से हमने, बिकॉज एंगल ऑफ क्रॉसिंग सेम था, पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक्स थे, तो हम अगर स्ट्रेट लेंथ से जोड़ेंगे तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अज्यूम किया हमने स्ट्रेट लेंथ। अब इसी चीज को हमने इसका प्लान बनाया और इसमें इस तरह दिखाया हुआ है इस मेथड को समझने के लिए, जिसमें हमारा ये हमारा आपका क्या है, टो ऑफ स्विच एटीएस है दोनों की। तो ओवरऑल लेंथ जो टीएल है, दिस इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्रॉसओवर की ओवरऑल लेंथ हो गई। तो ओवरऑल लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज स्मॉल एल। ठीक है, अब टो ऑफ स्विच से जो हमारा नोज ऑफ क्रॉसिंग थी, इसको हमने माना एक्चुअल नोज ऑफ टीएनसी मान लेते, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यहां से जो दूरी है दोनों टर्नआउट्स की टो ऑफ स्विच तक, वो हमारी डेरिवेशन से आती है 2 टाइम्स g इंटू एन। एन इज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, सॉरी, एंगल एन इज नॉट द एंगल ऑफ क्रॉसिंग, अल्फा इज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग और एन हमारा क्रॉसिंग नंबर कहलाता है। इसको भी हम समझ लेते हैं कि इस एंगल ऑफ क्रॉसिंग अल्फा और एन की वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस रिलेशन को समझने के लिए आपको इंडियन रेलवेज में जो मेथड अडॉप्ट होता है वो है हमारा कोल्स मेथड, जिसे आप राइट एंगल मेथड भी कहते हैं, जिसमें आप ये अज्यूम करते हैं कि जो आपकी एंगल ऑफ क्रॉसिंग है बेसिकली ये हमारा राइट एंगल बना रही है और अल्फा हमारा एंगल है, ये हमारी पॉइंट रेल है और जो स्प्रेड हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं एन लेंथ में। एन यूनिट चलने पे हमारा जो स्प्रेड हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट से आप चलेंगे और इस पॉइंट तक जाएंगे तो एन लेंथ में हमारा जो स्प्रेड हुआ वो 1 यूनिट का होगा। तो आप इससे लिख सकते हो कि tan अल्फा जो है, अल्फा इज एंगल ऑफ क्रॉसिंग दैट इज 1/n। तो आपका ये वैल्यू आ गई कि n जो है वो हमारा कॉट अल्फा के बराबर है। ठीक है, एक और पैरामीटर हम निकाल लेते हैं, सेक अल्फा जो होगा वो बाई ज्योमेट्री निकल कर आएगा, वो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये भी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब ये दो हमारे टर्नआउट्स हो गए और ये हमारा बेसिकली बिकॉज टर्नआउट्स हैं, ये हमारे रिवर्स कर्व्स बन रहे हैं बिकॉज कर्वेचर होता है इनमें टर्नआउट्स में। तो जो हमारी स्ट्रेट लेंथ है बेसिकली इस जगह से लेके इस जगह तक, इसको हमने क्या, इसका हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है वो हमने माना st, जिसको हम बेसिकली s से डिनोट कर रहे हैं। एंड दिस इज इंटरमीडिएट स्ट्रेट लेंथ बिकॉज अल्फा एंगल ऑफ क्रॉसिंग जो होगा वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर होगा। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं अपनी डिजाइनिंग में। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट दो टर्नआउट्स के बीच में क्रॉसओवर बनाने के लिए जो आपने स्ट्रेट लेंथ इंट्रोड्यूस की, कर्व भी डाल सकते थे आप, तो कर्व की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो स्ट्रेट लेंथ होगी दो टर्नआउट्स के बीच में जो आपने डाली सेम एंगल ऑफ क्रॉसिंग वाले टर्नआउट्स में। ठीक है, हाँ, इसका भी हमारा लेआउट जो था 1/n था, इसका भी हमारा लेआउट 1/n था। अभी हमें 1/8.5 1/12 की नहीं बात कर रहे हैं। तो जो इंटरमीडिएट स्ट्रेट लेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है मेन ट्रैक के पोर्शन पे इस क्रॉसओवर वाली लेंथ का, बेसिकली इस लेंथ का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन आपका s हो गया। अब ओवरऑल लेंथ की आप क्या लिख सकते हो कि ओवरऑल लेंथ हमारी हो गई s प्लस 4gn। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ क्रॉसओवर कितनी होगी अगर दो टर्नआउट्स के बीच में हम स्ट्रेट लेंथ डाल रहे हैं, तो s प्लस 4gn हो जाएगी। ठीक है, ये 2gn का मैं डेरिवेशन की नहीं बात करो, या आपने सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो अब बाई ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री से हमें बेसिकली क्या निकालना है, s की वैल्यू निकालनी, जो ये कैपिटल S आपने स्ट्रेट लेंथ एज्यूम किया प्रोजेक्टेड, वो निकालनी है। तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा बाई ज्योमेट्री, ये एंगल भी अल्फा होगा हमारा। तो आप इसे लिख सकते हो कि जो S है ये हमारा BE इंटू कॉट अल्फा है। तो इसको आप लिख सकते हो BE इंटू n, और जो BE है हमारा ये आपका D माइनस G, D हमारा ट्रैक सेंटर के बीच की जो दूरी है वो है, माइनस गेज माइनस किया और AB लेंथ माइनस किया, बिकॉज हमें ये लेंथ चाहिए
तो BE लेंथ हमारी D माइनस जी माइनस AB आ जाएगी। और जो AB है हमारा वो कितना है, D माइनस जी। AB को आप इस ट्राइंगल से ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं AC sec अल्फा। और AC हमारा कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा गेज हो जाएगा इस टर्नआउट का। तो गेज मेन ट्रैक और टर्नआउट का हमने G एज्यूम किया है, तो हमारा ये बन जाएगी इक्वेशन D माइनस जी सेक अल्फा। सेक अल्फा की वैल्यू आपने मैंने पहले ही निकाल के बता दी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये इक्वेशन आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट D माइनस जी एन माइनस जी 1 प्लस एन स्क्वायर। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये आपकी आ गई क्या, B की वैल्यू आई थी, तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये इक्वेशन जो आ रही है ये आएगी s की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पे बेसिकली ये B की वैल्यू थी, यहां पे s की वैल्यू निकालने के लिए आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो यहां पर मल्टीप्लाई होके आएगी, यानी s की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये B की वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। तो s की वैल्यू आ गई हमारी D माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। यहां से s की वैल्यू आप रख के ओवरऑल लेंथ ऑफ क्रॉसओवर निकाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्या चीजें दी हुई हैं इस लेआउट को समझ लेते हैं। कि एक क्रॉसओवर है जो कि 2 मीटर गेज पैरेलल ट्रैक्स पे डाला गया है, यानी मीटर गेज है, यानी हमारी गेज की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर ले लेंगे आप, ठीक है, विथ सेम क्रॉसिंग नंबर। क्रॉसिंग नंबर यानी n की जो वैल्यू है वो हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो लेआउट है, टर्नआउट्स हैं वो 1/12 के हैं विथ स्ट्रेट इंटरमीडिएट पोर्शन। यहां पे बोल दिया कि जो बीच में जगह बच रही थी क्रॉसओवर बनाने के लिए वो लेंथ हमारी स्ट्रेट पोर्शन में है, स्ट्रेट है, ठीक है। बिटवीन द रिवर्स कर्व्स, तो रिवर्स कर्व्स कौन से हैं, ये जो 1/12 के टर्नआउट्स हैं उसके लीड कर्व के जो रिवर्स कर्व्स हैं, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो रिवर्स कर्व बनाएंगे क्रॉसओवर्स में। और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ट्रैक्स, यानी जो D है वो 3.5 मीटर पे है। और हमारा जो गेज की वैल्यू ऑलरेडी 1 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रेट डिस्टेंस जो होगी हमने उसको क्या किया, प्रोजेक्ट कर लिया, बिकॉज एंगल ऑफ क्रॉसिंग स्मॉल होने की वजह से हमारा जो प्रोजेक्शन वाली लेंथ होगी और स्ट्रेट ट्रैक की जो डिस्टेंस होगी दो क्रॉसओवर्स के, दो टर्नआउट्स के बीच में जो डाल रहे हैं वो सेम होगी। तो हमारी s की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि आपको सिंपली इस फॉर्मूले पे पुट कर देनी है। तो D माइनस जी हमारा कितना हो जाएगा, D माइनस जी, गेज 1 मीटर है, n की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, माइनस ऑफ g, g की वैल्यू फिर से 1 मीटर है, 1 प्लस 12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 30 माइनस 12.04। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 17.96 मीटर। तो ऑब्वियस है कि ये प्रोजेक्टेड लेंथ है, तो ऑब्वियस है कि वो स्ट्रेट लेंथ से, एक्चुअल स्ट्रेट लेंथ से कम आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट आंसर जो होगा वो आपका 18 मीटर हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि इस क्रॉसओवर की ओवरऑल लेंथ कितनी होगी, जो मैंने L निकाली थी, दैट वाज S प्लस 4 टाइम्स G इंटू N, तो आप 18 मीटर रखते प्लस 4 टाइम्स दी गेज हमारी 1 मीटर है, N की वैल्यू 12 रखते, तो ये आता हमारा 18 प्लस 48 विच इज 66 मीटर। यानी ओवरऑल लेंथ जो हमारी क्रॉसओवर की आती, यानी ओवरऑल लेंथ क्या बताया मैंने आपको, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इस अरेंजमेंट में वो हमारी 66 मीटर है, जिसमें ऑलरेडी इस जगह से इस जगह तक की लोकेशन, TS से TNC तक की लोकेशन हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रेट लेंथ, इसके बीच में जो स्ट्रेट लेंथ आएगी वो हमारी आ जाएगी 18 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 18 मीटर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कर्व्स ऑन रेलवे ट्रैक। मींस रेलवे ट्रैक में जब हम कर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनमें से कौन से प्रोविजंस हमारे करेक्ट हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला प्रोविजन है रिलेटेड टू कैंट एक्सेस। तो कैंट एक्सेस हम समझ लेते हैं कि किसी भी रेलवे ट्रैक में सपोज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, जब हमारा देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अब कोई भी ट्रेन आपकी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो दो चीजें आप समझिए, एक होगी हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड,
जो कि हमारे पर्टिकुलर जोनल रेलवेज डिसाइड करती है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिसमें हमारी क्या कॉशन लगे हुए हैं, क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, कितने कर्व्स हैं, ठीक है, और हमारा गुड्स ट्रैफिक में कितनी ट्रेनें चल रही हैं, हमारी पैसेंजर ट्रैफिक कितनी चल रही है। तो कंसर्न चीफ इंजीनियर जोनल रेलवे का होगा, वो ये स्पीड इन सारे फैक्टर्स को लेकर डिसाइड करेगा। तो इस इक्विलिब्रियम स्पीड के बेसिस पर जो हमारी कर्व्स जो हमारे ट्रैक में प्रोवाइडेड है, ये मान लेते हैं कि ये कर्व है जिस पर ट्रेन चल रही है, उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो हमने कर्व में सुपर एलिवेशन एक्चुअल में प्रोवाइड करना है, तो वो हमारा होगा E, इसको एज्यूम कर लेते हैं E इक्विलिब्रियम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू V इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बिकॉज जब ट्रेन ट्रैवल करेगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगी, उसको हम बैलेंस करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो वो सुपर एलिवेशन है करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम स्पीड, वो हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड के करस्पॉन्डिंग है, तो वो हमारा न्यूमेरिकली आप निकालते हैं E इक्विलिब्रियम अपॉन V स्क्वायर अपॉन 127R, ठीक है। ये हमारी यूनिट सेंसिटिव इक्वेशन है, जिसमें इक्विलिब्रियम आपका mm में आएगा अगर आप वेलोसिटी kmph में रखेंगे और हमारा रेडियस मीटर्स में रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे G वैल्यू और होती है विच इज कॉल्ड डायनेमिक गेज, इसको हम डायनेमिक गेज बोलते हैं। तो डायनेमिक गेज हमारा जो ब्रॉड गेज ट्रैक है वहां पर हम 1750 लेते हैं फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। तो इस फॉर्मूले से जो आप इस सुपर एलिवेशन निकाल रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, जो कि इक्विलिब्रियम स्पीड के करस्पॉन्डिंग हमारे रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड करना था, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब हमारे इसी रेलवे ट्रैक में गुड्स ट्रैफिक भी चल रहा है। गुड्स ट्रेन आपको पता है धीरे स्लो मूविंग ट्रेन होती हैं, धीरे चलती हैं, इनकी एवरेज स्पीड कम होती है। और हमारी पैसेंजर ट्रेन जैसे कि राजधानी, शताब्दी, ये सारी ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन हैं, ठीक है। तो अब इसी रेलवे ट्रैक में हमारा मिक्स ट्रैफिक चल रहा है। तो जब मिक्स ट्रैफिक चल रहा है तो अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सेक्शन की स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड हमने डिटरमाइन कर ली। अब हमारी गुड्स ट्रैफिक की स्पीड लो स्पीड कैटेगरी में है और हमारी हाई स्पीड यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हायर साइड में है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब हमारी गुड्स ट्रैफिक बेसिकली चलेगी तो गुड्स ट्रैफिक में होगा क्या कि इस पे जो हमारी स्पीड होगी वो बेसिकली एक्चुअल स्पीड हम मान सकते हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड से कम होगी। तो हमें जो थ्योरेटिकली इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन चाहिए होगा इस एक्चुअल स्पीड के लिए जब ट्रेन मूव कर रही है, तो वो मान लेते हैं ET है थ्योरेटिकल, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो हमने प्रोवाइड किया हुआ उससे कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो कैंट एक्सेस के साथ चल रही है। तो कैंट एक्सेस हमारा हो जाएगा जो आपका इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आपका इक्विलिब्रियम स्पीड के करस्पॉन्डिंग चाहिए था, माइनस ऑफ थ्योरेटिकल कैंट जो कि हमारी स्लो मूविंग ट्रेन यानी गुड्स ट्रैफिक के लिए चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसको लिमिट किया गया। क्यों लिमिट किया गया कि जब स्लो मूविंग ट्रेन चलेंगी तो हमारा सुपर एलिवेशन हमने ज्यादा प्रोवाइड, एक्चुअल में ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ है, तो होगा क्या, टू लिमिट द वियर ऑन द इनर रेल, टू लिमिट द वियर ऑन द इनर रेल ऑफ रेलवे ट्रैक। जो इनर रेल होगी, दिस इज इनर रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक, इस पे हमारे वियर को लिमिट करने के लिए हमने क्या किया, अपने कैंट एक्सेस को लिमिट कर दिया। और हमारी ब्रॉड गेज के लिए इंडियन रेलवे में 75 mm इज द लिमिटेशन एंड मीटर गेज पे ये वैल्यू 65 mm है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि कैंट एक्सेस ब्रॉड गेज ट्रैक में हम मैक्सिमम 675 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्यों लिमिट किया गया। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये कन्वर्जन्स मैंने किए हुए हैं। जिस डायनेमिक गेज में अगर आप वहां पे 1750 रखेंगे तो आपकी जो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए हमारी जो वैल्यू आएगी 13.76 V²/R आएगी और मीटर गेज के लिए 8.33 VV²/R आएगी। अब आते हैं एक दूसरे टर्मिनोलॉजी पे कि जो सुपर एलिवेशन आप कर्व्ड रेलवे हॉरिजॉन्टल कर्व्स में, बेसिकली सुपर एलिवेशन आप हॉरिजॉन्टल कर्व में प्रोवाइड करो, जो मैक्सिमम लिमिट है हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी रेलवे ट्रैक में, वो हमारा गवर्न करता है कि हमारी स्पीड पोटेंशियल क्या रहने वाली है उस रेलवे ट्रैक पे। तो यूरोप में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, किस बेसिस पर, ओवरटर्निंग वेलोसिटी पर
कंसिडरिंग द ट्रैक मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, और ये जो परफॉर्म किए गए ये स्टैंडर्ड गेज पर परफॉर्म किए गए, ठीक है, जिसके बेसिस पर इंडियन रेलवेज ने जो सुपर एलिवेशन की वैल्यूज लिमिट की दैट इज 1/10 टू 1/12 ऑफ द गेज। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू की रेंज है वो वेरी करेगी G/10 से G/12, ठीक है। तो G इज द गेज। अगर हम ब्रॉड गेज ट्रैक की बात करें तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए हमारा जो गेज है 1.676 होगा, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1.676 मीटर डिवाइडेड बाई 10 यानी 167.6 mm, इसको हम राउंड ऑफ में कर सकते हैं 165 mm, ठीक है। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक में ग्रुप ए रूट पे रखा गया, ठीक है, वो हमारा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 165 रखा गया। कंसर्न चीफ इंजीनियर के अप्रूवल से जोनल रेलवेज में 185 रख सकते हैं। इन प्रोविजंस को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे नॉर्मल कंडीशंस में जो प्रोविजंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये रेलवे के अपने इंटरनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ब्रॉड गेज में 165 है, ग्रुप डी और ग्रुप डी ई रूट के लिए ब्रॉड गेज में 140 mm है, मीटर गेज के लिए 90 mm है, ठीक है। और ये मीटर गेज के लिए 90 mm कैसे आया, आप 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 100 आएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये 90 mm यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। नैरो गेज के लिए सिमिलरली आपका 760 mm होता है, तो इसको भी 10 से आपने डिवाइड किया तो यहां पर ये वैल्यू आई आपकी 76 mm, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रेलवेज के लिमिटेशंस हैं वो एग्जैक्टली यही है G/10 वाले, जो कि चीफ इंजीनियर अप्रूवल देके कर सकता है, और जो थ्योरेटिकली आप बुक्स में पढ़ेंगे वो 90 से 65 mm नैरो गेज के लिए आपको मिलेंगे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंपैरिकली निकाला गया एक्सपेरिमेंट से वो G/10 से G/12 हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन किसी भी रेलवे ट्रैक में हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है सी वाला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड इज 1/10 ऑफ द गेज, तो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज ये मिनिमम वैल्यू नहीं है हमारी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि G/10 हम ले रहे हैं। रेलवे बोर्ड की बात कर रहा है तो हम रेलवे बोर्ड में G/10 ही ले रहे हैं। ध्यान रखना है रेंज इन जनरल G/10 से G/12 होती है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने जो दिया है वो दैट इज बेस्ड ऑन G/10, जो कि चीफ इंजीनियर अपने जोनल रेलवे में इसकी परमिशन देके अलाउ कर सकता है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि स्पीड पोटेंशियल जो है कर्व का वो हमारा E = V²/127R से निकाला जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बिकॉज यहां पर आप इक्विलिब्रियम स्पीड से इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। स्पीड पोटेंशियल के लिए रेलवे बोर्ड ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है दैट इज बेस्ड ऑन कैंट एक्सेस एंड कैंट डेफिशिएंसी क्या रहने वाली है हमारे रेलवे ट्रैक में, उसके बेसिस पर। तो CA + CD × R दिस इज द मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल, किसी भी कर्व में कितनी स्पीड से हम ट्रेन चला सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें CA CD हमारी कैंट डेफिशिएंसी और कैंट एक्सेस है mm में होंगी, रेडियस हमारा मीटर में होगा, वेलोसिटी हमारी kmph में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो कैंट एक्सेस और कैंट डेफिशिएंसी है ये हमारी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, कि इस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से आपकी कैंट एफिशिएंसी और कैंट एक्सेस आपको कितना रखना है उसके बेसिस पर आप ये मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल कर्व का निकाल सकते हो। ये वाला जो फॉर्मूला है ये फुली ट्रांजिशन कर्व के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, फुली ट्रांजिशन कर्व का मतलब है कि जितनी स्पीड के लिए हमारी जो ट्रांजिशन लेंथ चाहिए था वो हम साइट पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन लेंथ फुली अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रिगार्डिंग दी वर्टिकल कर्व्स, जो रेलवे ट्रैक में हम प्रोवाइड करते हैं कि वर्टिकल कर्व्स हम कहां पर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर हमारा वर्टिकल प्लेन में देयर इज अ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। हमारा कुछ ग्राउंड प्रोफाइल इस तरह होगा, तो जो ये कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हो दिस इज द वर्टिकल कर्व, दिस इज द वैली कर्व एंड दिस इज द समिट कर्व। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। अगर ये +G1 ग्रेडियंट था और ये हमारा -G2 ग्रेडियंट था, तो हमारा जो चेंज ऑफ ग्रेडियंट है, जो अलजेब्रिक डिफरेंस है ग्रेडियंट का, अगर ये +G1 था और प्लस ये -G2 था, तो हमारा जो अलजेब्रिक डिफरेंस था ग्रेडियंट्स के बीच में वो क्या होगा, मान लेते हैं अल्फा है, तो G1 -
ऑफ -2। तो ये जो G1 प्लस G2% है, रेलवे में जब ये वैल्यू हमारी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.4% हो जाती है तो हम वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है रेलवे की डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन दी ग्रेडियंट्स वो 0.4% से ज्यादा हो रहा है तो हमें वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना है। और जो मिनिमम रेडियस है वर्टिकल कर्व्स के लिए, फॉर ग्रुप ए रूट हमारा 4000 मीटर है, बी ग्रुप के लिए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक में 3000 मीटर है, यानी ये जो रेडियस है मिनिमम रेडियस हमारा डिफाइन किया गया है। ठीक है, 4000 मीटर, 3000 मीटर और CDE रूट के लिए 2500 मीटर और मीटर गेज ट्रैक के लिए सभी रूट्स के लिए 2500 मीटर। तो अगर डिग्री के टर्म्स में बात करेंगे तो डिग्री आपको पता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1750/r। तो 1750/r/4000, तो ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.44 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं आधा डिग्री यानी 0.5 डिग्री तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम यानी मैक्सिमम डिग्री है जहां पर हम वर्टिकल कर्व्स आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, मैं उसका जो डिग्री होगा वो हम 0.5 से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, यानी मिनिमम रेडियस जो होना चाहिए वो 4000 मीटर के लिए होना चाहिए। तो मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व फॉर ग्रुप ए रूट फॉर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज 4000 मीटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।